या कहाँ हुआ, लेकिन गीत अंत नहीं, निपट नहीं। गीतों को संग्रह करने वाला कोई नहीं है। तो देखिए वो सोहर गीत है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, वो शुरू हो जाते हैं उसका घर में गीत होना शुरू। छठी का गीत छठी के दिन, फिर 10वें दिन के गीत, ऐसे करके वो फिर 40वें के गीत, 30वें के दिन हर प्रकार के गीत चलते रहते हैं। तो उसका एक गीत है। लेकिन इसमें आप ये देखिएगा कि उस पीड़ित की जो वेदना है। छापक पेड़ छिप लियाती पतवन गहवर हो, अरे राम तेहतर ठाड़ी हिरनिया तमन अनमन हो। राम की छठी पूज रही है, राम की छठी पूज रही है और गीत चल रहा है कि छापक पेड़ छिवलिया तो पतवन गहवर हो। बड़ा गहरा छां है चितवन की, और वहां जो है हिरनी खड़ी हुई है। दशरथ ने शिकार किया है हिरण का। कौशल्या के पास हिरनी आती है, कहती है रानी हिरण को छोड़ दो, मुझे मार डालो। लेकिन हिरण तो मारा ही जाता है, शिकार हुआ है ना उसका। हिरनी फिर आती है, कहती है चमड़ा मुझे दे दो। कौशल्या कहती है जाओ हिरनी घर आपने खलरिया ना दे। हरनी खलरी के खजड़ी मढ़ाए राम मोरा खेलन हो। इस खाल से तो हम खजड़ी बनाएंगे और वो बजाएंगे तो उसे बालक खेलेगा। चमड़े की खंजड़ी बन गई, खंजड़ी बजती है और हरणी आंसू बहाती है। कौशल्या को शाप देती है, अच्छा तुम्हें भी ऐसा ही पति वियोग होगा। बरहा बरस राम होई हैं तो बनका सिधर है हो। रानी जैसे मैं कलजो अरिनबा वैसे तू कलजव्य हो। छाउक पेड़ चौलिया तो पतवन गए बन हो। अब ये लोक संवेदना को देखिएगा कि वो जो हिरनी है, वो हिरनी कौशल्या को शाप देती है कि जैसे पति वियोग मुझे हुआ और जैसे मैं आज दुखी हो रही हूं, ऐसा तुझे भी ऐसा दुख होगा और राम 12 बरस के लिए बन जाएंगे। अब ये लोक मन है ना, लोक मन राम हो तो राम रह आए, लेकिन निर्बल के साथ अन्याय हो ये लोक को स्वीकार नहीं है। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना कि लोक वार्ता पूरी की पूरी निर्बल के साथ खड़ी हुई, सबल के विरुद्ध निर्बल के पक्ष में खड़ी हुई है, और यही लोक वार्ता की विशेषता है। अब जो लोग निर्बल को न देखना चाहें वो लोक वार्ता की कितनी भी बुराई कर ले, तो उनको तो करना ही है ना, है ना। अब इसको ठीक है ना, तो अब ये मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए, अब कहने को ये ठीक है कि ये उन महिलाओं ने ये गीत रचे होंगे जिन महिलाओं ने कभी कॉलेज वाले छोड़िए, कभी पाठशाला का भी दरवाजा देखा है कि नहीं देखा है, पाठशाला का भी जिन्होंने दरवाजा नहीं देखा, उन महिलाओं ने गीत रचे। हम पहले नारी वाले गीत ही तो ले रहे हैं, है ना। तो निमाड़ी में गणगौर का एक पर्व होता है, तो राजस्थान में भी होता है और भी शायद हरियाणा में भी होता है गणगौर। तो गणगौर का गीत है ये। तो ये गीत तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन एक बात आपको बतला दूं कि वासुशरण अग्रवाल जी के नाम कई बार मैंने लिया है ना, तो रामनारायण उपाध्याय जी ने यह गीत संकलित किया और ये गीत जो है लिख करके वासुशरण अग्रवाल को भेज दिया। वासुशरण अग्रवाल एकदम से चकित हो गए। उन्होंने कहा उपाध्याय जी, इसको मैं गीतों का राजा कहना चाहता हूं, ये लोक गीतों का राजा। तो ये राजा मैं आपके पास में ले आया, उनका अपने आपको भी जरा सुनाऊं, बताऊं कि उसकी जो कल्पना है वो कितनी विराट है। प्रियतम, आसमान में वो शुक्र का तारा चमक रहा है ना, मैं उसी की बिंदी माथे पर लगाना चाहती हूं।
अपने श्रृंगार करने के लिए वो आग्रह कर रही है, लेकिन श्रृंगार कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, अब वो उस गीत में आग्रह कर रही है अपने प्रीतम से कि वो जो आसमान में शुक्र का तारा चमक रहा है ना, बस उसी की बिंदी मैं अपने माथे पर लगाना चाहती हूँ। और प्रीतम उत्तर दिशा में ध्रुव नक्षत्र की वो जो बरसने वाली जो छाया है, मेरे लिए उसी के रंग से चूनर रंगवा दीजिएगा, वैसी चूनर हो, ध्रुव नक्षत्र जैसी। प्रीतम बादलों में वो बिजली कड़की है ना, उसकी मगजी लगवा देना, ढेग ना, गोटा वो उसमें लगवा देना। आसमान में जो 9 लाख तारे चमक रहे हैं, आज मैं उन्हीं से बुनी हुई कंचुकी पहनूंगी। उसके अग्रभाग में सूरज और चंद्रमा की टुक्की लगवा देना, सूरज और चंद्रमा। और हे प्रीतम, मेरी वीणी को गूंथने के लिए वासुकी नाग को ले आना। प्रीतम ने सुना तो बोला, री तू बड़ी हटीली है। निमाड़ी के लोक साहित्य मर्मज्ञ श्री रामनारायण उपाध्याय ने यह गीत आचार्य बादुसुन अग्रवाल को भेजा तो उनका मन आह्लाद से भर गया। उन्होंने लिखा, निमाड़ी गणगौर का यह गीत अकेला ही लाखों गीतों के बराबर का है। इसकी विराट कल्पना देखकर तो मैं स्तब्ध रह गया हूं। आकाश, सूरज, चंदा, शुक्र, तारे, मेघ, बिजली, भारत के आकाश के इन चिरंतन उपकरणों से लोकगीत की भावात्मा का श्रृंगार हुआ है। अब कितनी विराट कल्पना है उसकी, है ना। वो केवल धरती की छोटी छोटी बातें नहीं, सारी प्राकृतिक विराटता को उसने अपने इस गीत में समेट लिया है। और अब वो गीत भी है वैसे आपको, शुक्र को तारो रे ईश्वरी ऊंगी रहा, ते की मरवटी की घड़ा, गुरुम की बदलई रे ईश्वर तुली रही है। वो तो मैंने आपको अर्थ सुनाई दिया है उसका। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको एक बात बताऊं कि वो आज तो बल्कि मैंने संकल्प भी किया उसको, लाइब्रेरी में बैठता हूँ ना दोपहर को में, तो एक बहुत बढ़िया गीत, या हालांकि वो मेरे पास उसमें तो है, मोबाइल में तो है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन भाव में आपको बता रहा हूँ उसका। ये जो प्रश्न आपने एक बार उठाया था, मजहब वाला, तो देखिए, और ये जो लोक वार्ता के जो स्तर है ना, जैसे मैंने समुद्र की बात कही थी ना, समुद्र की जितनी गहराई है उतनी गहराई लोक वार्ता की। तो एक खास स्तर तक वो फीलिंग होती है जाति की, मजहब की, भिन्नता की, जहां लहरें टकराती हैं, वो जो सतह है, टकराने वाली सतह है। लेकिन वो टकरा करके कहां चला जाता है? टकरा कर समुद्र में चला जाता है। टकरा कर और तो कोई जाता नहीं, वो समुद्र में समा जाता है। अब वो जो समा जाने वाली जो चीज है वो क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो जो गीत है, ये गीत मुस्लिम परिवार से संकलित किया गया है। और ये गीत भी खतना गीत है। खतना जानते हैं ना, है ना। वो भी जैसे उपनयन संस्कार होता है, ऐसे मुंडन संस्कार होता है, ऐसे ये खतना संस्कार होता है, ये होता है इस्लाम में वैसे। तो खतना गीत देखिएगा, खतना गीत जिसमें बालक गले में तुलसी की माला पहने हुए है, वो जिसका खतना हो रहा है ना, वो तुलसी की माला पहने हुए हैं। अब थाली में लटबोरी अल्लाह साहिब हुई है गवाह, अल्लाह साहिब हुई है गवाह, दुल्हा नौसे रणजीती, मोहम्मद साहिब हुई है गवाह, दुल्हे नौसे रणजीती। मस्जिद बड़ी दादी अल्लाह मनावे, गरे शोभे तुलसी के हार, दुल्हा नौसे रणजीती। अल्लाह अच्छे अच्छे दुल्हा नौसा कर दू, दुल्हा नौसे रणजीती। मस्जिद बैठी अम्मा अल्लाह मनावे, सिर शोभे सेहरा वाला हार, दुल्हा नौसे रणजीती। अल्लाह साहिब अच्छे अच्छे दुल्हा के नौसा कर दो। अब बाकी बातें अल्लाह के साथ चल रही हैं, लेकिन वो माला उसने कौन सी पहनी हुई है? तुलसी की माला पहनी, मन वो भेद नहीं है। अब वो जो गीत जो है, वो जो मैंने संकलित किया आज, अब उसमें क्या है, उसमें वो मक्का और मदीना का जिक्र उसी गीत में कर रही है,
और उसी के साथ कह रही है कि मोहम्मद ने, अली नबी ने अवतार लिया और कृष्ण ने अवतार लिया गोकुल में। अब उसी एक गीत में ये दोनों चीजें चल रही हैं। अच्छा, इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको एक बार सुना भी चुका हूँ। जो हिंदू घर का गीत है, सैयद सोई गोरी में दे दे गहरे नींद जगा बेबी फातिमा, अब ये हिंदू घर का गीत है। और ये मुस्लिम घर का गीत है, अलबेली जच्चा मान करे नदलाल से, फातिमा ने जाए नदलाल फातिमा ने जाए नदलाल, है ना, फातिमा नदलाल को जन्म दे रही है। अच्छा, देखिए ये सारे जो गीत हैं ये जीवन की कितनी गहराई में ये चल रहे हैं। अब देखिए, अब देह बोध, लोकगीत का देह बोध। महिलाएं उजरी रे मुड़ेलिन अजब बनी, भीतर उजरी बाहर सुधरी, महिलाएं जाको नाम, चमड़े ऊपर रोगन कियो, कलई कियो सब काम, शीश पर राम खड़े। ये देह का वर्णन कर रही है ना, देह का वर्णन कर रही है ना, कि चमड़े ऊपर रोगन कियो, अंदर क्या है, 360 ईंट हाड़ की ईंट काई की है इस महिलायत में। ये महिलायत महल है, ये देह जो है ना महल है। तो कह रही है 360 ईंट हाड़ की, बंद लगे 160, 160 उसमें ज्वाइंट लगे हुए हैं, बंद लगे 160, 72 कोण भरे रोग के, कमरा जड़े 36, और इसमें 72 कोण रोग के कमरों से भरे हुए हैं। कितने प्रकार के रोग इसमें भरे हुए हैं। ये महिलाएं उजेरी बनी, बाहर से बड़ी उजेरी लग रही है, लेकिन इसमें तो 72 रोग भरे, 72 कोण भरे रोग के। राज करें 5 जने, 5 जने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 जने राज कर रहे हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंचभूत काय की देह है, 5 महाभूतों की देह। अब ये जो बोध है, आप कह रहे हैं कि ये मूर्ख है, वो 99%, 90% वो न्यायमूर्ति कहता है ये मूर्ख है। उनके तत्वबोध को देखिए, जीवन के संबंध में देखिएगा, और इतनी कठिनाई में तू बैठ जाए ना वहां, जितनी कठिनाई में वो जिंदा है प्रसन्नता से, तुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। उस व्यथा में, उस दुख में जिसमें वो बैठा हुआ है, वो लोक जीवन कितनी कठिनाई है उसके लिए, उसके पास साधन नहीं है। तू एक दिन बैठ जाएगा ना, दूसरे दिन बोलने लायक नहीं रहेगा। यही बोल रहा है ना दिल्ली में बैठ करके, लेकिन वो कैसे जिंदा है? यदि ये गीत उसके साथ न हो, ये कथाएं उसके साथ न, वो इनके सहारे जिंदा है। जब विपत्ति की बात आती है तो याद आता है हरिश्चंद्र, वो हरिश्चंद्र जो डोम का गुलाम बन गया था, टका में बिक गया था, एक टका में बिक गया। वो दुहेती रानी, सरसों फटक न जाने नल की नार दुहेती, तेलिनियां गाली दे रही। तेलिन जो है उस दुहेती को, उस रानी दमयंती को गाली दे रही है कि तुझ पर तिल फटकना भी नहीं आता है, सरसों फटकना भी नहीं आता है। अरे रानी, उसने कहां फटकना है, उसको क्या सरसों की काम पड़ा उसके लिए, क्या जाने उसके लिए। ये तो विपत्ति के दिन थे। तो विपत्ति के दिन जब आते हैं तो उसको वो सारे का सारा जो मिथक शास्त्र जिसे तुम पुराण कहते हो, जिसके लिए सारा का सारा उसके साथ रहता है, और जीवन में हर घड़ी रहता है, और हर घड़ी उसको ढाढ़स बताता है, उसको रास्ता बतलाता है। अच्छा, ये जो चंद्रावली का गीत था ना, वो तो मैंने आपको एक दिन बतलाया था ना, है ना, कि वो चंद्रावली के डोले को लाल सिपाही जालिमों ने घेर लिया था, उसने चिड़िया से कहा मेरे बालक के पास जा मेरे, है ना। तो वो तो मैं नहीं सुना रहा इसके लिए, लेकिन ये बात आपको बता रहा हूँ कि ऋतु गीत है ना, तो ऋतु गीत जो है वो अब प्रत्येक ऋतु के साथ गीत जुड़े हुए हैं। अब जैसे सावन है या फागुन है, अब फागुन में फागुन के गीत है, वसंत के गीत है,
और शरद ऋतु में शरद ऋतु के गीत हैं और सावन में मल्हार है। तो मैं एक टुकड़ा आपको वो सुना रहा हूं। जन्म जनंती री माय तेने चोन जनवी बागन बिच कोयलिया। अरे मां, तेने मुझे जन्म तो दिया, लेकिन तेने मुझे कोयल क्यों नहीं बनाया? कोयल बनाती, मैं गीतों से आकाश को बुन देती, आकाश को गीतों से बुन देती। मेरे मन से, मेरे कंठ से ऐसा स्वर संगीत फूटता, ऐसा स्वर फूटता, तो वो कल्पना कर रही है कि अरे मां, जन्म जनंती री माय तेने चोन जन्मी बागन बिच कोयलिया। बागों के बीच एक कोयल, तूने मुझे क्यों नहीं बना दिया? अब देखिए, ये जो है वो, अब ये प्रेम गीत भी कुछ कम नहीं है, ये शरद ऋतु का एक गीत है। अब इसको मैं पढ़ रहा हूं। वो चंदा तेरी निर्मल कही है चांदनी, यहां से शुरू होता है। शरद ऋतु का गीत है ना, शरद ऋतु चंदा का महीना है शरद ऋतु। तो आप ये कहेंगे, देखिए अब ये कितना अनंत सौंदर्य है, उसमें कोई मलिनता नहीं है, एक सहज भाव है। ओ चोरा तू अतको बड़ो मलूक रे, इतने बड़े पे कुआरा क्यों रहे हो? इतना बड़ा हो गया, कुआरा क्यों है? ओ लड़के ला, तब तक मैं तेरी धोती धो दूं, तू मेरे लिए खेत में से 2 बैगन तोड़ ला। कुआ के ऊंचे नीचे घाट पर धोती धोते नवयुवक से चंदा की चांदनी ने प्रस्ताव किया। नवयुवक ने आंख उठाई, मुस्कुराकर कहा, री तेरे हाथ तो गोबर से सने हैं, मेरी धोती में दाग लग जाएगा। गोबर नहीं पगले, मेरे हाथों में मेहंदी रची है, तेरी धोती में रंग चुएगा। अच्छा छोरी, एक बात बता, तू है तो बड़ी मलूक, इतनी बड़ी बेकुआरी क्यों रही? सो तू ही बता, तू भी तो मलूक है, तू ही कुआरा क्यों रहा? तो री छोरी, मेरे मर गए मैया बाप रे, भैया भरोसे कुआरे हम रहे। माँ था ना, माँ थी ना, बाप थी, भाई था, उसके भरोसे हम कुआरे रह गए, हमारी शादी कौन करता? और फिर मेरी जोड़ी का कोई वरी नहीं मिला। छोरी ने कहा, देश परदेश में खोज कर हार गए, मेरी जोड़ी का कोई वर नहीं मिला, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। लड़के ने कहा, मेरे माँ बाप मर गए, भैया भरोसे कुआरे हम रहे। और लड़की बोली कि वो हमारी जोड़ी का मेरे को मिलेगी। तो वो बोला, अच्छा बता कि मैं तेरी जोड़ी का हूं या नहीं? तो है। छोरी ने हंसकर कहा, तो जा अपनी मैया बाप को बता दे कि हमारी जोड़ी का वर मिल गया। अब छोरी बोली, अब तू मिल ही गया है तो मैया बाप को करना ही क्या है? डार भमरिया ढोला ले चल। अब क्या करना है? डार भमरिया ढाल ले चल। अब ये जो अनग लोक गीत में किसी प्रकार का अभाव नहीं, भामर डालो ले चलो, बस हो गया, अब किसी से क्या कहना। अच्छा अब देखिए, यहां मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं जरा कि लोक गीतों का व्यावसायिक उपयोग हुआ, फिल्म ने किया। जैसे कुछ उदाहरण दूं, ये हैं लोकगीत, लेकिन बदल करके इनकी शक्ल थोड़ी सी बदल दी, पाउडर क्रीम वगैरह लगा करके, और उसको वो फिल्म में ले आए। सैया बेईमान न दुनिया पे गोली मारे, मूल रूप से ये लोकगीत है। ये वो है ना, ये गीत जो है, सबरग भीजो धन को दूरिया, ये गीत है। और ये गीत, इस गीत को उसने बदला। पांच टका दूंगी गांठ के, है कोई लश्कर जाए, सबदन भीजे धन को दूरिया। मैं तुमको अपने 5 टके तुमको अपने गांठ से दूंगी, तुम लश्कर माने वो छावनी में जाकर के ये कहो कि वो घर में जो है वो तुम्हारे में इस प्रकार से इस परिस्थिति है कि तुम घर लौट जाना चाहिए। वो थोड़ी सी झूठ भी बोलती है। अच्छा खैर, लेकिन अब इसको जो है वो उसने बदल दिया
तेरी 1 टके की नौकरी मेरा लाखों का सामान जाएगा। अब उसी गीत को उसने बदल करके फिल्म में ले आया। अब ये व्यवसायीकरण किया होगा। ये लोकगीत कितनी कीमती हैं। अब कितनी संपत्ति उसको मिली होगी जिसने ऐसा किया होगा। क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अब ये जो है ये ओरिजिनली ये लोकगीत है। ओरिजिनली ये लोकगीत है। अच्छा, रामचंद्र कह गए सिया से है ना, तो वो ऐसा कलयुग आवेगा। मूल रूप से ये लोकगीत है और उसको फिल्म गीत बना दिया गया। अच्छा, नजर लागी राजा तोरी बंगले में, अब ये लोकगीत है। बालमा तू बड़ा वो है, ये लोकगीत है। सर एक अमूल की ऐड में भी इस्तेमाल। अच्छा, एक ये सावन का महीना पवन करे सूर जीरा रे नाचे ऐसे मन में नाचे वो, ये लोकगीत है। सर एक अमूल की ऐड में भी इस्तेमाल हुआ था, हमारे घर झांझर लक्ष्मी के बाजे, हमारा काम। नहीं, बहुत से हैं, बहुत से हैं। अच्छा, ये झुमका गिरा ले, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, 2-2 जोगनी को नाच नचावे लांगुरिया। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने इसमें ये लिखा है, वो आपको सामने रख रहा हूँ। सिनेमा में लोक तत्व की जड़ें बहुत गहरी हैं। बंगाल के लोक संगीत संपदा से हिंदी फिल्म संगीत को समृद्ध करने में अग्रणी थे सचिव देववर्मन, जिन्होंने अपनी फिल्मों में भटियाली और बाउल का अद्भुत प्रयोग किया। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, मेरे माझी ले चल पा, बंदिनी के अब के बरस भेज भैया को बाबुल, दीजो सदेशो भिजाए रे, या गाइड का गीत है अल्लाह मेघ दे पानी दे, अथवा काबली वाला का गंगा आई कहां से गंगा जाए कहां रे, तथा मधुमती का लग गए वो पापी बिछुआ। इस बात का प्रमाण है कि अनेक क्षेत्रों की इन्होंने केवल लोकगीत ही नहीं लिए, लोक धुन भी लिए, लोक धुन को भी लिया। लोक वार्ता इस यहाँ संपदा है। देखिए, जनपद संपदा संपत्ति है। आप इस संपत्ति की ओर देखिएगा और सोचिएगा कि इसका क्या प्रयोग हो सकता है जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, विश्व के जीवन में, मनुष्यता के जीवन में। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र के अलावा दक्षिण व पूर्वी भारत का लोक संगीत ओपी नैयर, रवि, जीएस कोहली और बाद में पंजाब की पृष्ठभूमि से आए संगीतकारों ने वहां के लोकगीतों को फिल्मी कलीवर में पिरोया। कल्याण जी आनंद जी, इस्माइल दरबार और संजय लीला भंसाली फिल्मों में गुजराती लोक संगीत की शुरुआत का श्रेय कल्याण जी आनंद जी को दिया जा सकता है। अब ये भी लोक संगीत है, किस प्रकार से फिल्म में आ रहा है। लोकगीत केसरिया बालों राजस्थान से, ददरिया नामक एक लोकगीत छत्तीसगढ़ में बेहद प्रचलित है। तो इस प्रकार से ये नवराई माझी वाला मराठी लोकगीत है। अंबर सरिया जिसे फिल्म फुगरे में दिखाया गया, एक पुराना पंजाबी लोकगीत है जो सोना महापात्रा की आवाज में गाया गया, 2013 में सुपरहिट हो गया था। राजा रामा गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कि तो खोए हो के भैया, पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। तो ये जो सारी जो गीत संपदा है, ये सारी गीत संपदा, यदि इसमें वो शक्ति न होती तो कोई फिल्म में ऐसे क्यों लिया था, क्यों आया। ये उस लोकगीत की ताकत है, वो लोक संगीत की शक्ति है जो आकर्षित करती है, जादू करती है। केवल वही नहीं, शहर में आप ये न समझिएगा कि गांव की संपत्ति है, जब ये मनुष्य की संपत्ति है भाई। गांव तो एक छिलका है, गांव तो एक परिवेश है। अच्छा, आप ये देखिए, दुख को देखिएगा। परसों भी मैंने इसका जिक्र किया था। तो देखो, अब वो नारी है, अब वो दुख वो किससे कहे, कौन इस दुख को सुनेगा। तो गीत से अपने दुख को कह देती है, अपने दुख को गीत से कह देती है। तो वो बांझ है, वो बाघिन के पास गई। ये गीत है, मैं तुम्हें उसका अनुवाद ही सुना रहा हूं कि मेरे पति और सास ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे खा लो। बाघिन कहती है, तुम जहां से आई हो वहीं चली जाओ, मैं नहीं खाऊंगी, मैंने तुमको खाया तो मैं भी बांझ जाऊंगी। वो नागिन के पास गई, नागिन से कहा तुम मुझे काट लो। नागिन ने कहा तुम जहां से आई हो वहीं चली जाओ, मैं नहीं डसूंगी, मैंने तुमको डसा, मैं भी बांझ हो जाऊंगी। अपनी मां के पास गई,
तुम मुझे रख लो, मैं बच जाऊं। माँ ने कहा ना, जहाँ से आई वहीं चले जाओ, मैं नहीं रखूंगी। मैंने तुमको रखा, तुम मेरी बहू भी बांझ हो जाएगी। बांझ औरत धरती के पास गई, कहा मुझे मेरे पति और सास ने छोड़ दिया, तुम फट जाओ और मुझे अपने में रख लो। धरती ने कहा तुम जहाँ से आए हो वहीं चली जाओ, मैं नहीं रखूंगी, मैंने तुमको रखा, ऊसर हो जाऊंगी। अब ये जो दुख है वो किसी से नहीं कह सकती, गीत से कहा। अब ये जो वेदना का पहाड़ है, वेदना का यह पहाड़ गीत ही तो ढो रहा है, गीत के पास है। तो लोक संगीत के पास प्यार भी है, दुख भी है, करुणा भी है, शोक भी है, दर्द भी है, सारा का सारा पूरे के जीवन का संभार, पूरे जीवन का संभार लोकगीत में है। अच्छा, अब मैं आता हूं स्वतंत्रता संघर्ष की ओर। ये जो भारत की जो आजादी की लड़ाई जो लड़ी, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लोकगीतों ने भी वो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई लोकगीतों ने भी लड़ी। इसके कुछ उदाहरण आपके सामने दूंगा। देखिए, एक टेसु शैली है, टेसु गीत गाया जाता है। तो उस टेसु गीत में आजादी की भावना को बुना गया। मास नवंबर करजन लाट, उलट चले शासन का ठाट, उलट जंग को गद्दी देकर चल दी अपना सा मुंह लेकर। ठीक है ना? उस जमाने में जो ये करजन था, उस करजन दोबारा बन गया था असल में। उसको 3 वर्ष उसको दोबारा मिल गए थे। तो पहले 3 वर्ष तो उसने काट लिए, दूसरा जो 3 वर्ष जब आया तो वो बालमुकुंद गुप्त जो थे, उन्होंने, वो कलकत्ते में संपादक थे, उन्होंने किस प्रकार से उसका वो बखान किया है। तो वो जो सुनता था, वो पढ़ता था, तो उसकी जो नैतिक बल था वो प्रतिदिन कम होता था। अब उसका एक उदाहरण ये है, मास नवंबर करजन लाट, उलट चले शासन का ठाट, उलट जंग को गद्दी देकर चल दिए अपना सा मुंह लेकर। उसकी विदा पर भी चोट की। फुलट जंग ने की वो जंग, सब बंगाल हो गया दंग, किया मातरम बंदे बंद और समा में रोटी चंद। उसने फुलट जंग आया ना तो उसने कहा अच्छा वंदे मातरम नहीं गाओगे, तो उन्होंने उसको भी लिया, किया मातरम बंदे बंद। लोकगीत ने आजादी की लड़ाई किस प्रकार लड़ी थी, गांव-गांव में आजादी के लोकगीत गूंजने लगे थे। इन लोकगीतों पर कुछ शोध कार्य हुआ है। हिंदुस्तान के समाचार संपादक थे विश्वमित्र उपाध्याय, उन्होंने क्रांति गीतों पर थीसिस लिखी है। वैसे छोटे बड़े लेख प्राय प्रत्येक जनपद के लोकगीतों पर पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। हाहाकार मचो लंदन में बहना, अब तो रूठ गयो करतार, गांधी महात्मा छेड़ने लड़ाई, चला जेल चल जाई, आजादी के छड़ी लड़ाई, आजादी के गाना गाई, आजादी के ढोल बजाई, चला जेल जल जाई। गजी की पहनी धोती साड़ी, गजी के बंडी ब्लाउज, गजी के चुनरी ओढ़ी, हिलमिल गजी के चाल चलाई, चला जेल जल। लोग जेल के लिए वो लोकगीत उत्तेजित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। लंगोटी बारे ते नाय बसियाई, जाके सत्याग्रह हथियार, लंदन घर घर लेडी रोवे, गांधी बनो गली को हार। तो लंदन में तो लेडी रो रही हैं यहाँ के लाट साहब के लिए, क्यों कि लंगोटी बारे थे नाय बसियाई। लंगोटी वाला इनके पकड़ में नहीं आया। लंगोटी वाला कौन? गांधी। जी, विश्वमित्र उपाध्याय जो है उन्होंने थीसिस लिखी है, और उनके जो बेटे हैं ना, वो प्रकाशन, ये पब्लिकेशन डिवीजन है, उसमें है। अच्छा, अब देखिए किस प्रकार से, राजा को हम याव बतावे, माल हरे भाई प्रजा को, माल धनी को मिले नकोड़ी, ये कैसो है न्याव, धन धर्म बचाओ प्यारो। नमक बने भारत में भाई, लाग लगे 11 पाई, जगह जगह पे बंद करा में कस्टम है रुपया ढाई। जो 11 पाई में बना, पाई एक सिक्का था किसी जमाने में, हमारे जमाने में वो पैसा था, 64 पैसे का 1 रुपया था।
तो उस एक पैसे में 2 धेले थे और 3 पाई थी। तो धेला नहीं चलता था हमारे जमाने में, लेकिन हमारे जमाने में धेला था और पाई भी मैंने देखी है। पाई तो वो 1 पैसा में 3 पाई होती थी, तो 11 पाई में नमक बन जाता था। अब जिस नमक को जिस 11 पाई में हम बना सकते थे, उस पर 2.5 रुपया इंडियन कस्टम लगा दिया। 11 पाई में बना और तुमने उस पर टैक्स लगाया 2.5 रुपया। तो वो लोकगीत ने उसको गा दिया, लोकगीत ने उसको प्रकट कर दिया। अब देखिए और ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि एक बहुत बड़े स्वामी हुए हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, उनसे परिचित हो तुम? हाँ, पढ़ा है, ठीक है, कम से कम ये अच्छा है। तो वो किसान आंदोलन का सूत्रपात किया उन्होंने। 1934 में एस्टैब्लिश हुआ। हाँ, तो उन्होंने किसान आंदोलन का सूत्रपात किया। तो उन्होंने वो बहाव और बढ़ैया जो गांव है वहां से उसका सूत्रपात किया। वहां से वो पटना पहुंचते हैं तो किसान लोकगीत गाता है, ओ जोगी अब तुम दिल्ली जाओ, सारे हिंदुस्तान में अलग जगाओ, बहाव गैले बढ़ैया गैले गैले पटना नगरिया हो राम, जाओ जाओ दिल्ली तुम जोगिया, अलग जगाओ हो राम, पेड़ सोवे अधरतिया, पतई दोपहरिया हो राम, कहक से आवे जोगिया, अलग जगावे हो राम। अब सहजानंद को लेकर के अब आप कल्पना करिएगा कि संथाल परगना तो आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में जागरण नहीं है, ऐसा नहीं है। जीविता है न मोर रोड, आत्रा लंदा यात्रा में जीविता है न मोर हंसी ठेला। जब तक प्राण है तब तक ही हंसना और खेलना है। तो अब इस प्रकार की बातों को लेकर के लोकगीत की जो यात्रा है वो आदिवासी इलाके से लेकर के कृष्ण सभ्यता से लेकर के पूरे के पूरे इस परिवेश को, जीवन का जो लोक जीवन का जो परिवेश है उसको इन लोक गीतों ने बुन लिया है। अब देखिए, अब मैं कुछ बात पुरुष गीतों पर भी कहता हूं। केशु शैली आपने बताई, वो क्या ये स्वतंत्रता के गीतों से थी? स्वतंत्रता के जो गीत है ना, अब ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जब चला, वो आंदोलन लोक का आंदोलन है। देखो, गांधी के आंदोलन की जो विशेषता है वो जनता को साथ लेकर के चल रहे हैं, जनता को बुला रहे हैं और वो प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि इसी जनता का तंत्र होगा, यही जनता राज करेगी। सच्चाई तो ये है कि गांधी की बहुत सी बातों से हम मुकर गए। जब तक आजादी नहीं मिली तब तक तो गांधी की जय जयकार करते रहे, गांधी के पीछे पीछे लगे रहे। लेकिन जब ये देखा कि अब आजादी मिलने वाली है तो गांधी की बात कड़वी लगने लगी उनके समर्थकों को भी। देखो, सच्चाई यही है। अब किसी एक का नाम या किसी दो का नाम लेना तो फिजूल बात है। तुम्हारी बात का जो दर्द था ऊपर में अनुभव कर रहा था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्या जवाब दूं बेटे? तो लेकिन बातें वही हैं। अब यहाँ तो मैं क्लास में बड़ी औपचारिकता में हूँ, यहाँ तो बहुत सी बातें नहीं कर सकता, और तुमने ये लगा रखा है मेरे सामने तो बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन तुम्हारी बातों में सच है और इस बात में भी सच है। अब मैं किसी एक का मिलाऊंगा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सच्चाई ये है कि उनको सत्ता दिख रही थी, सत्ता दिख रही थी, वरना उनके लेखों को पढ़ लीजिएगा। ये जो अप्रकट वोट है ना, गुप्त मतदान है ना, गुप्त मतदान के लिए उन्होंने नहीं कहा। तुमने जो प्रश्न किया था ना कि एक क्षणिक आवेश होता है, क्षणिक आवेश है, और एक दूरदर्शी सोच होता है। क्षणिक आवेश इसी क्षण का है और जो दूरदर्शिता है वो कल को भी देखेगा
और परसों को भी देखेगा, और 2 साल बाद, और 10 साल बाद, और 50 साल बाद भी देखेगा, है ना। वो दूरदर्शी सोच है। गांधी दूरदर्शी था, दूरदर्शी था, क्योंकि उसको कुछ लेना नहीं था। अच्छा देखिए, क्षणिक सोच कौन सोचता है? वो व्यक्ति स्वार्थ सोचता है, जिसके मन में व्यक्ति स्वार्थ होता है। और वो जो कहता है ना कि वो लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ, ये किसका है? कबीर। जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। अब अपने घर का फूंकने का मतलब ये थोड़ी है कि वो सचमुच में कोई अपने घर में आग लगा रहा है, नहीं। उस स्वार्थ की तरफ से परांगमुख हो जाना, जो स्वार्थ उसको बांधे हुए है ना, जो व्यक्ति स्वार्थ उसको बांधे हुए है, उससे पलट जाना, उससे अलग हो जाना। तो उसने, गांधी ने कुछ भी नहीं लिया। गांधी को क्या दिया आपने? और जब आप गृहमंत्री बन गए तो आपने कहा बाबू सुरक्षा ले लो। सुरक्षा क्यों ले लें? राम की रक्षा में हैं हम तुम्हारी सुरक्षा क्यों लें? छोटी सुरक्षा लेंगे क्या हम? नहीं ली। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है ना जो अपने व्यक्ति हित से ऊपर उठ चुका है, व्यक्तित्व उसका समाप्त हो चुका है। और तुमने शायद कहा था वो संत ही था, वो संत ही था, वो जीवन की समग्रता को सोच रहा था। ये बात अलग है। तो उसने ये जो गुप्त मतदान है ना, उसने उस पर पार्टी को, उसने ग्राम पंचायत वाली पर पार्टी की बात कही थी। वो जो वो है ना, वो हिंद कौन सी हिंद स्वराज सारी बात है। तुमको तो ज्ञान अध्ययन करते हो, तुम अच्छा है। तो इस प्रकार से जब भी लोकगीत मिल जाते हैं, गांव का हाल सुना जाते हैं। अब देखिए गांव का क्या हाल सुनाया। आटे में तो घाटो नाए, दार के नाए दर्शन, घी दूध को नाम लीजो, परे रहो चाहे बरसन। मत बेचे बालन भैंसिया, लड़का मयूं की जाएंगे, हैं? अब वहां वो ये है, दूध ले गए टंकी बारो, रोबत रहेगो दूध को बारो। वो पशु, वो भैंस वगैरह उसके यहाँ काम है, लेकिन वो टंकी वाला आया, टंकी वाला दूध ले गया और गोद को बारो। गोद का जो बच्चा है ना, उसके लिए तो पहला दूध चाहिए था, लेकिन वो रो रहा है। अब ये बात कौन बताएगा तुम्हारे लिए? ये बात लोकगीत ही तो बतावेगा। तो इस प्रकार से जो लोकगीत है उसको मैंने कई आपके लिए उदाहरण दिए हैं। ये आम आदमी की कविता है, आम आदमी है, और इसके कितने आपके लिए मैंने उदाहरण दिए हैं। आपके यहाँ पे पॉइंट है, लोक जीवन की संवेदना, सामाजिक स्थिति। सर इसमें लोक गीतों में या लोक कहानी में सर ये वर्ग चेतना या जाति चेतना ऐसा कुछ है कि जाति के आधार पे शोषण हो रहा है या वर्ग के आधार पे शोषण हो रहा है? मैंने शोषण का देखो एक उदाहरण तो तुम्हें आज भी दिया है, छापक पेड़ छिओलिया। देखो प्रतीक में अपनी बात कहता है, दर्द का बयान करता है। और कल मैंने कहानी में भी आपको उदाहरण दिए थे। ऐसे बात आई थी कि नहीं आई थी? कौन सी बात आई थी? परसों आया था शायद। राजा वाला आपने बताया था, वो चीटी वाला बताया था, चीटी वाला भी बताया था। और तो देखो ऐसा नहीं है कि उसमें उस प्रकार की चेतना नहीं है, वो है। सच्चाई तो ये है कि यदि हम ऊपर के स्तर को देखेंगे ना, तो जाति चेतना नहीं है और मजहब चेतना नहीं है, लेकिन ये उस ऊपर वाले तह पर रहती है, ऊपर वाले तह पर। जैसे हम चलते हैं, काई को हटा देते हैं, तो काई जो है ना ऊपर की सतह है, काई ऊपर की सतह है। नहाने के लिए काई को ऐसे करना पड़ेगा, तभी उसमें आप नहा सकेंगे। तो उसमें काई नहीं है, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं इस कक्षा में
एक तो मैं एक दूसरी परिस्थिति में हूं उस बात को, और दूसरी बात यह है कि हमारे सामने हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। तो वो बातें यदि मैं कहूंगा, एक बात तो निश्चित है कि वो छिलका है, काई है वो, और उसको हटाना ही है। और गांधी ने उसको हटाया था, कबीर ने उसको हटाया था, तुलसी नानक ने उसको हटाया था, लेकिन वो नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता है। उसमें एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव। अच्छा देखो एक बात क्यों, ये बात ये तुम समझ रहे हो कि आज हम चूंकि संविधान ले आए हैं, चूंकि डेमोक्रेसी ले आए हैं, इसलिए नफरत नहीं है, क्या ये कह सकते हो? तो नफरत कल भी थी और नफरत आज भी है और नफरत कल भी रहेगी। मैंने आपको वो ये मूल प्रवृत्तियां बताई और फिर ये भी कहा कि मूल प्रवृत्तियां नहीं बदलती, कहा कि नहीं कहा? और मूल प्रवृत्तियां नहीं बदलेंगी यदि यही मनुष्य रहा तो। आखिर मनुष्य भी एनिमल है ना, मूल रूप में तो वो एनिमल है, तो पशुता तो उसमें रहेगी। अच्छा उसमें देवता है, मैंने कहा गुह्यम ब्रह्मो तदम ब्रह्मीमी न हिमांशात् श्रेष्ठतरम किंचित। मैंने कहा सवार ऊपरे मानुष सत्य तहार ऊपरे नाही। ठीक है, मनुष्य से बड़ा कोई सत्य नहीं है, लेकिन यह सच है कि इसी मनुष्य का मन घोर जंगल की तरह है, जिस जंगल में ऋषि भी रहता है और उस जंगल में दानव भी रहता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। और ये जो जितनी भी जटिलता है आदमी आती है कि कैसे होगा कैसे होगा, नहीं, ये जो जटिलता है ये मनुष्य के मन की जटिलता आज भी है, कल भी थी और परसों भी रहेगी, आगे भी ये रहेगी, ये मिटने वाली नहीं है, ये हटने वाली नहीं है। सामंजस्य करना है, समायोजन करना है, समाज बनाना है, समाज में उदात्त भावों की प्रतिष्ठा करनी है, लोक वार्ता की ओर जाना है। इसीलिए हमें लोक वार्ता, हम इसीलिए लोक वार्ता की बात करते हैं, क्योंकि लोक वार्ता निर्बल की प्रतिष्ठा करती है, निर्बल को सबल के सामने खड़ा कर देती है। अब ये बताइएगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी ने खड़ा किया कि नहीं किया? लेकिन अंग्रेजों से खड़ा नहीं किया उसने। देखो एक बात आप समझो, तुमसे मैं लड़ रहा हूं लेकिन तुमसे नफरत नहीं कर रहा, तुम्हारी व्यवस्था को चैलेंज कर रहा हूं और तुमको नहीं मानना कि तुम मेरे हाकिम हो, मेरे अफसर हो, नहीं मानना। सविनय अवज्ञा तो कर रहा हूं, तुम कह रहे हो पानी ले आओ, मैं नहीं लाता साहब, मैं पानी नहीं लाऊंगा, आपका हाथ जोड़ता हूं, नहीं लाऊंगा। अब सविनय अवज्ञा, उन्हें वो हाथ भी जोड़ रहे हैं विनय के साथ, हाँ लाएंगे नहीं, आपको हम राजा नहीं मानते, आपको हम हाकिम नहीं मानते, ये चेतना फैला दी उसने। अब ये वर्ग चेतना नहीं है। अच्छा देखो वर्ग चेतना का आज बेटे तुमने अच्छे प्रश्न सोचते भी हो। देखो नहीं सर, मैंने आज एक कहानी पढ़ी बावन गंगा की। अच्छा भोजपुरी में एक लोकगीत है वहाँ पे, तो सर वो स्टार्ट ही होती है कि एक निचली जाति का व्यक्ति होता है, उसकी एक बेटी होती है और बेटी वो एक ब्राह्मण का लड़का जा रहा होता है नहाने के लिए, उसको रोक देती है। तो अब पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ और मुझे जल्दी जाना है क्योंकि अगर उठ जाएगा तो मुझे पुण्य नहीं मिला। तो वो लड़की बोलती है कि तुम यहाँ पोखरे में नहा लो, तुमको उतना ही वो मिलेगा जितना तुमको गंगा में नहाने से मिलेगा। तो उस स्टोरी का पूरा ये है कि मतलब रिवर्सल हो जाता है कास्ट रोल का सर, कि एक सुअर पालने वाली की बेटी जो है एक मजदूर, मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन की मजदूर है, उसकी बेटी एक ब्राह्मण लड़के को मतलब ज्ञान देती है, फिर ब्राह्मण लड़का बोलता है कि मुझे तुझसे शादी करनी है, जाति व्यवस्था के अनुसार नहीं हो सकती है, लेकिन सर ब्राह्मण वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मेरे पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो मतलब ये निचले वर्ग का आदमी दलित मान लीजिए बोलते हैं उसको, तो दलित पिता से लेने का, दलित पिता बोलता है कि तुम शादी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जाति की हो, मैं तुम अपनी बेटी नहीं दे सकता हूँ। इसमें फिर लड़की लड़के की नहीं मैं करूंगी, और उसके बाद 3 और स्टेप्स हैं उसमें। तो सर इसमें पूरा रिवर्सल हो रहा है सर, जो आपने बोला था ना कि लोग जो है वो लोग की बात करता है, जो जनता की मतलब अपनी और किसी पावर जो स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज करता है। तो सर मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे ऑपरेट हो रहा है कि लोअर लेवल पे लोग अपनी कहानियाँ बना के डाल रहे हैं। सर कई कहानियों में जो है जमींदार जो है वो विलन है, ब्राह्मणों को कई बार बड़ा चतुर है, ये इस तरीके से निगेटिव पोर्ट्रेयल है। तो उसमें ये भी तो आ रहा है कि लोग अपनी चेतना उभार करके ला रहे हैं, जो लोक जीवन है उसमें। तुमने तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है।
तो मेरी बात तो तुम कह रहे हो। तो वही मैं पूछना चाहता कि क्या सवाल डीपली मतलब इसको किस तरह नहीं मतलब देखो एक बात, अब ये तो तुम जो बात लाए हो ना, वैसे आज मैंने लोक गाथा पर काफ़ी पॉइंट्स इकट्ठे करे हैं, और वो मेरा जो विचार है वो ये है कि कल मैं लोक गाथा पर ही अपना लेक्चर केंद्रित करूँगा। हालांकि मैं आगे सोच करके आया था कि आज थोड़ा टाइम में आपको थोड़ा सा प्रतीक और ये लोक और शास्त्र भी आपको बतला दूँ, थोड़ा टाइम में 5-5 मिनट में, क्योंकि थोड़ा इससे आपका परिचय हो जाए। तो लेकिन ये तुमने जो बात कही है मैं तो बड़ा खुश हो गया यार। अब मैंने 60 नंबर दे दिए अपने को, है ना। मैंने पहले 35 दिए थे, फिर मैंने 50 कर दिए थे। वो कहाँ है लड़की है? अच्छा आज मैंने 60 दे दिया। क्यों? तो वो चीज़ मैं एक्सप्रेस कर चुका और तुमने उस पॉइंट को पकड़ा। बहुत खुशी हुई मुझे इस बात से। अच्छा अब देखो तुम मेरी बात सुन रहे हो। अब भाई देखो 10 ही दिन तो है, 10 ही लेक्चर की बात है, तुम क्या पूरे लोगवार तक का समुद्र तुम ले जाना चाहते हो क्या? इतना अन्याय करोगे मेरे साथ है? देखो कल मैं लोक गाथा बोलूंगा, और लोक गाथाओं में शौर्य गाथा के अलावा फिर जो बहुत बड़ा जो गाथा का संसार है वो प्रेम गाथाओं का है। और ये सोचने वाली बात है कि आज तो मैंने तुमसे केवल हिंदुस्तान के गीतों की बात करी थी कि हिंदुस्तान की फिल्म ने हमारे लोक गीतों को क्या कर लिया? चुरा लिया न कहूं? अच्छा चलो मत कहो भाई, चुरा लिया मत कहो भाई, चलो उनका भी है, उनका भी हिस्सा उसमें है। अब आपको कल मैं बताऊंगा कि हिंदुस्तान ने नहीं, रूस ने भी हमारी लोक गाथाओं पर फिल्म का संसार खड़ा कर लिया। सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल, और ये तो दो की कटिंग मेरे पास है। मैंने मैडम से कहा देखो मैडम 2 तो मेरे पास ही है। और हिंदुस्तान के फिल्म ने तो लोक गाथाओं पर 100% फिल्म बनाई, 100%। अब देखो तो सही इस संपदा को, आपने देखा ही नहीं और उनसे कहने लगे कि इसका क्या करें पढ़ करके। नहीं आपने नहीं कहा होगा, किसी और ने कहा होगा। किसी ने कहा होगा, लेकिन मेरे सामने बात आई थी। मैंने कहा हमारी शुरुआत प्रयोजन से ही होगी, यहीं से हम बात शुरू करेंगे। कल मैं वो बात बताऊंगा। हाँ तो आगे बात बताने वाला क्या था, देखो आज जो हम बैठे हुए हैं ना, वो एक ऐसे समाज में बैठे हुए हैं जिसमें न जाने कितनी जातियां एसिमिलेट हो चुकी हैं, समा चुकी हैं। एक जाति दूसरे जाति में समा चुकी है? और वो किसी एक कारण से नहीं समाई। उसमें जो बहुत बड़ा जो कारण है वो प्रेम भाव है, प्रेम का भाव है। और जो बात तुमने कही ना, मैं अभी कल में उदाहरण में दूंगा उसके, वो अनुलोम प्रतिलोम दोनों चलेगा, लेकिन जो ज्यादातर जो रास्ता निकल रहा है उसमें आप ये देखेंगे कि वो लड़की राजकुमारी है और लड़का भेड़ चराता है या भैंस चराता है। कल जो वो आए हुए थे मालधारी, अब मालधारी समुदाय क्या है? कल तुम नहीं आई थी। हाँ मालधारी समुदाय क्या है? वो तो पशुपालन ही तो करता है। और ये जो गाथाएं हैं इनमें जो ज्यादातर गाथाएं, जैसे राजा है, अब राजा भी तो पशुपालक है, पशुपालक ही तो है। तो कल मैं उन चीजों को भी रखने का प्रयास करूंगा, जितना भी समय हमको मिलेगा हम देखने की कोशिश करेंगे उसके लिए कि वो, और समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा, समाज को स्वीकार नहीं कर रहा है उस चीज के लिए। समाज देखो, समाज दोनों प्रकार से काम करता है। जब एक प्रकार की शक्तियां जब प्रबल हो जाती हैं तो वो सोचती हैं बदलाव को रोकने वाली होती हैं, यथास्थितिवादी होती हैं, जो स्थिति आज है वो बनी रहे। दूसरी शक्तियां जो हैं वो परिवर्तन की ओर खींचती हैं। अच्छा परिवर्तन तो होना ही होना है, परिवर्तन तो रुकना ही नहीं है। तो जब परिवर्तन नहीं रुकेगा ना तो वो तो अपने आप एक प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन वो जिसके पास में सत्ता है ना, वो उसको जहां तक रोक सकता है वहां तक उसको रोकने की कोशिश करता है, अंत में उसके हाथ से छूट जाती है।
अब वो शादी हो जाती है, वो क्रॉस हो जाता है। इसी प्रकार से ये एसिमिलेशन बना। कितने प्रकार, अब वरना जो शारीरिक मानव शास्त्री हैं उन्होंने तो वर्ग बना दिए थे कि लंबा आदमी, ठगना आदमी, काला आदमी, गोरा आदमी, पतली नाक और लंबी नाक, मोटी नाक, ऐसी आंख वैसी आंख, अरे जाने क्या क्या उसने गड़म झगड़म कर दिया था। लेकिन आप समाज को देख लीजिएगा, कोई पूरा का पूरा गोरा नहीं और पूरा का पूरा कोई काला नहीं है, सारा का सारा लंबी, उसी एक ही घर में लंबी नाक है, उसी में ठगनी है, उसी में वो लंबा है, उसी में ठगना, सारा का सारा वो सारा का सारा जो शारीरिक मानव शास्त्र है वो कहीं भाग गया, जाने कहाँ समा गया है, वो उसमें अंतर्भुक्त हुआ, एसिमिलेट हो गया, मिल गया ना, तो वो समाज बना। तो अब ये जो चीज जो आप कह रहे हैं ना, ये चीज भी प्राकृतिक है, ये नैसर्गिक, ये भी प्राकृतिक है, ऐसा होता है। और लोक में ये है, तो लोक में आपको प्रत्येक स्थितियां मिल जाएंगी। और तुमने जो उदाहरण दिया, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया तुमने। ये इस प्रकार की जो द्वंद्व वाली जो स्थितियां हैं, वो कहानी में, अब कल भी वो जो बात तो छोटी सी थी, प्रतीक की थी, वो कौवे वाली, लेकिन द्वंद्व नहीं था उसमें। और बल्कि ये था कि वो चींटी भी चुनौती दे सकती है, ये द्वंद्व तो है। अच्छा, अब वो जो नारी और नर का द्वंद्व मैंने आपको सुनाया था कि वो तिरिया रस में न जोड़ी है, उसने रस में जोड़ दिया था ना उसको, वो सुनाया था नहीं मैंने आपको? हाँ, सुनाया था ना। तो अब ये क्या है, नर नारी का भी तो द्वंद्व हो रहा है, द्वंद्व चल रहा है, सवर्ण असवर्ण का भी द्वंद्व हो रहा है, निर्बल और सबल का द्वंद्व। असल में उसको हम सबल और निर्बल का द्वंद्व कहते हैं। और कल मैंने आपसे बताया कि जो ईश्वर को खड़ा किया अपने पक्ष में, किसने खड़ा किया? निर्बल पर। सबल को क्या जरूरत थी? और सच बात तो यह है कि ये जो राज्य नाम की जो संस्था है, ये भी निर्बल ने खड़ी की। राज्य नाम की जो संस्था है, निर्बल ने खड़ी की। तो अब जो निर्बल खड़ी कर रहा है जिस संस्था के लिए, और आप इतिहास जो रच रहे हैं, वो सत्तावादी इतिहास रच रहे हैं, सत्ताओं का इतिहास सुना रहे हैं। जिसने सत्ता की रचना की, सत्ता को प्रतिष्ठित किया, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया ना। इतिहास वाले चैप्टर में मैंने यही तो सारी बातें बताई थी। तो जो आपका जो प्रश्न है वो उसमें समाहित हो गया था। अच्छा देखो, अब थोड़ा सा समय रहा है ना, मैं थोड़ी से समय आपसे जो चर्चा कर लूं, वो कर रहा हूं दो बिंदुओं पर। एक बिंदु जो है वो प्रतीक का है। नहीं साहब, एक चीज पर तो मुझे ध्यान देना ही पड़ेगा। गीत के एक प्रश्न पर मैं आऊंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, केवल क्योंकि वो मैं लेकर के आया था। थोड़ा सा 1-2-3 मिनट में एक बात करूंगा गीतों के संदर्भ में। जैसे मैंने फिल्मों की बात आपसे कही थी कि लोकगीत ने, वो फिल्म जगत ने लोकगीतों को उठा लिया और अपने साथ ले लिया। अब यहां मैं एक दूसरी बात बताऊंगा आपके लिए, और वो बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप परिनिष्ठित साहित्य की भूमि को समझ सकें। और उसके लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं सूरदास का। ये मैंने पूरा का पूरा एक चैप्टर ये लिखा था, सूर काव्य और लोकमानस। तो ये जो सूरदास जी की जो पद हैं, सूरदास जी आपने पढ़ा है सूरदास जी को? अच्छा, सूरदास जी के जो पद हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जो है बहुत बड़े अभिनेता थे। रामचंद्र शुक्ल ने जब ये गीत परंपरा देखी सूरदास में, तो वे चकित रहे कि इनके आसपास के समय में जो हमको भाषा मिल रही है, वो भाषा, उसमें वो संगीत नहीं है जो संगीत हमको सुर में मिल रहा है। ये क्या बात है? तो उन्होंने ये बात लिख दी कि सूरदास जी के जो पद हैं वो लोकगीत परंपरा का परिपाक हैं।
अपने इतिहास में उन्होंने ये बात लिख दी। हमारा ध्यान उस बात पर केंद्रित हुआ कि क्या सचमुच ऐसा है। तो उसके लिए फिर हमने उन लोकगीतों को इकट्ठा किया। मैं आपको केवल वो सुना रहा हूं, जैसे मैंने लोकगीत को फिल्म के गीत के साथ सुनाया था ना, तो इसमें मैं केवल एक पेज है उसका, जहां मैं ये कह रहा हूं आपसे, उदाहरणों के साथ मैं इस तथ्य को आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। सूरदास के पद लोकगीतों का रूप धारण करके ब्रजमंडल के आकाश में गूंज रहे हैं। सूरदास का पद है, हो एक नई बात सुने आई, मेहर जसोदा ढूंढा जायो, घर घर बचत बधाई। अब लोकगीत को देखिए, जसोदा जायो ललना, मैं बेदन में सुने आई। सूरदास का पद है, सांवरो सांवरो रेन को जायो। लोकगीत है, जसोदा ने कारी अंधेरी में जायो, याति कारोई कृष्ण कहायो। सूरदास का पद है, आज तो बधाई बाजी मंदिर महल के। लोकगीत है, आज तो बधाई बाजी रंग महल में। सूद का पद है, मैं जोगी जस गाया रे बाला। लोकगीत है, देखो री एक बाला जोगी, राग द्वार तिहारे आया है री। सूर का पद है, झुनक श्याम की पैजनिया, जसमत सुतकों चरण सुखावे, अंगुली गई दो जनिया। लोकगीत है, रुम झुम चरण चरण पैजनिया बाजे रे। मैंने बहुत से उदाहरण दिए हैं, इसमें पूरा पेज है। यहां ये कहने का मेरा आशय ये है कि लोकगीत किस प्रकार से सूरदास का पद बन गया, और वो अभी भी चल रहा है, अभी भी बह रहा है लोक में। जिस प्रकार से मैंने पुराण के संबंध में ये कहा था कि पुराण का कलशा भर लिया, लेकिन वे जो गाथाएं हैं वो लोक में चल रही हैं। कलशा भरने से नदी नहीं रुकी, वाचिक प्रवाह नहीं रुका। उसी प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोकगीत है वो लोकगीतों का परिपाक हुआ, वो परिनिष्ठित साहित्य में आया, परिनिष्ठित साहित्य बन गया। अब सूरदास का साहित्य तो मानव साहित्य माना जाता है। तो लोकगीत किस प्रकार से मारक है, किस प्रकार से प्रवेश करता है, सीमाओं को तोड़ देता है, ये उसकी विशेषता है, ये उसकी चेतना है, उसकी शक्ति है, उसकी ताकत है। अच्छा, अब मैं थोड़ी बात जो है एक प्रतीक की करूंगा, क्योंकि लोक जो है वो जो बात करता है वो प्रतीक के साथ करता है। हमारे पास समय कम है, इसलिए 5-5, 10-10 मिनट इन चीजों पर मैं आपसे बात कर लूंगा। जैसे अब यहां कोई गीत नहीं है, कोई कहानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा जो जीवन है वो उतर रहा है। जैसे एक पुंसवन संस्कार होता है, जिसको फरेई कहते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले का वक्त है। तो उसमें जो गर्भिणी है वो वधू वस्त्रालंकार से सज्जित होकर के दोनों हाथों की उंगलियों में नारियल और उस पर आटे का बना चौमुखा दीपक लेकर ऊपर से नीचे उतरती है, आंगन में आती है और अपने वयोवृद्ध ससुर को हाथों में वंश दीप को सौंप देती है। इस प्रकार से 2 दीपक को लेकर के आती है और वो वंश को, अब यहाँ कहना सुना, न उन्होंने कुछ कहा न उसने कुछ कहा। मैं यहाँ ये केवल कहना चाह रहा हूं कि ये जो लोक है ना, वो प्रतीक के द्वारा बातें करता है, प्रतीक के द्वारा क्रिया करता है। वो सिंबल ही है, बस केवल सिंबल है, बात उसने पूरी कर दी। अब ये जो दीपक है ये वंश का दीप है, उसने दीपक उसके लिए दिया। अब बच्चे का जन्म हुआ तो बुआ जब आई तो पीली सीखें अपने साथ ले आई, पीली सीख ले आई और उसने वो छठी माता की प्रतिकृति गोबर से बनाई, केसर गोली, अनार की डाली से कलम बनाई। अब ये जो दीवार पर लिखा है बे माता, यहाँ कोई भी गीत नहीं है इस समय। अब तक छठी पर गीत होंगे लेकिन यहाँ कोई गीत नहीं, यहाँ केवल प्रतीक मात्र है। अच्छा, अब देखिए जैसे विवाह होता है, अब इसमें हल्दी को देखिए, वो अक्षयवर का वो चित्रण करेगी पीली उसे हल्दी से दीवार पर वो अक्षयवर है, हंस हंसनी है, खजूर है, सूरज चंदा है, सप्तमातृका है, इनको वो चित्रित कर देगी। अब गांठ बांधी जाती है, गांठ है ना, लड़के की गांठ, लड़की की गांठ। अब ये गांठ प्रतीक ही तो है, कोई नहीं कहा सुना, कुछ भी बात ही नहीं, न कहानी है न गीत है, कुछ भी नहीं है, गांठ है, गांठ बांधना। अब ये जो गांठ है ना,
ये बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। क्यों जनेऊ में भी गांठ बंधी हुई है ना, और हर स्तर पर आप देखेंगे कि वो गांठ है। अब यहां भी गांठ है। अब ये गांठ जो है वो संकल्प की प्रतीक है, गांठ है वो संकल्प। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे, आप भी देखिएगा, किसी भी चीज को आप लेंगे ना तो वो प्रतीक, अब उसने अशोक के बंदर बांधे, अशोक जो शोक का हरण कर ले, जो मांगलिक है, अशोक ही क्यों ना है, अशोक मंगल का प्रतीक है, अशोक का बंधन मार उसने बांधा, है ना। तो इस प्रकार से हल्दी, दूब, सुपारी, अक्षत, यहां कुछ लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, केवल ये प्रतीक है। कहने का मेरा आशय ये है कि जितना भी हमारे जो अब ये कांकन खोलना है, ये नीम की पत्ती है, कुएं की कंकड़ी है, ये सारे जो हमने आसपास से ही बीना, जो प्रतीक हमने इकट्ठे किए ना, जो हमारे घर के आसपास थे, गोबर था। अब वो जमाना था जब घर में गाय थी, घर में भैंस थी, हैं? तो वहीं से जो है हमने गोबर ले लिया। सारी की सारी जो चीजें, अब ये समझने वाली बात है कि इसका जो सारा का सारा जो वैभव है लोक का, तो वो संगीत का भी है, संगीत भी है। अब संगीत के लिए जो उसने बांसुरी बनाई ना, वो उसने अपने पास में बांस का पेड़ था, उस बांस के पेड़ से बनाई, कहीं बाहर से नहीं लाना, कोई इंपोर्ट नहीं करना है उसके लिए, है ना। तो संगीत भी वहीं से आ गया, ढोल भी वहीं से आ गया। अच्छा, कुछ नहीं था तो घड़ा था, उसने घड़ा ही बजा दिया। आपने देखा होगा कि बहुत से ताल ऐसे हैं। तो ये जो लोग है वो हार नहीं मानता है, और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि अभाव माने भाव की अनुपस्थिति, भाव नहीं है तो अभाव ही अभाव है, यदि भाव नहीं है तो अभाव ही अभाव होगा। अब यहां अभाव है ही नहीं, भाव की संपदा है, तो आपके पास ये तो ढोलक नहीं है तो न सही, घड़ा तो है। तो जो भी चीज उसके पास उपस्थित, अच्छा डंडा है, डंडा ही बजा दिया उसने। उस थाली थी, उसने थाली बजा दी, थाली बजा दी, मांगलिक स्वर, उसको मंगल बना दिया। तो इस प्रकार से जो लोग है वो अपने परिवेश से ही उन सामग्रियों को चुनता है। प्रतीक विधान बहुत सशक्त है लोग का, उसके जीवन में वो प्रतीक घुला हुआ है, वो मंगल प्रतीकों की पहचान जानता है। प्रतीक की भावना ही तो है। अब जैसे चक्र है, चक्र भी प्रतीक है, चक्र है ना, चक्र भी प्रतीक है। वो चाक की पूजा होती है, कुम्हार का जो चाक है ना, अब उसका नाम प्रजापति रख दिया है, सृजन का देवता। सृष्टि होती है और सृष्टि के लिए कोई प्रतीक नहीं मिला तो उसने जो घड़ा बनाता है, ये तो विधाता है, प्रजापति तो यही है, सृजन ऐसे ही होता है। सारी सृष्टि का प्रतीक मान लिया उस चाक के लिए, इसलिए चाक की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ ये मैं बताऊंगा, संकेत में आपको मैं बताऊंगा, ज्यादा वो नहीं है तो विस्तार से पूरा का लेक्चर बन सकता है उसका, लेकिन यहाँ केवल प्रतीक में बता दूं कि शब्द, मैंने आपको पहले दिन जिस दिन लोक वार्ता के मैंने वर्गीकरण किया था, आपको ये बताया था कि लोक साहित्य उसका एक अंग है। जो लोक की शब्दार्थमयी सृष्टि है उसको हम लोक साहित्य कहते हैं, लेकिन लोक वार्ता केवल इतनी ही नहीं है। अब ये प्रतीक हैं, वहां शब्द नहीं है, वहां अर्थ नहीं है, लेकिन बात पूरी है, जीवन की वहां समग्रता है। वो चाहे पेड़ पौधे से ले आए, अब ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से उसने अपने जीवन को भाव से भर लिया, उनको प्रतीक मान लिया ना, तो भाव ही प्रतीक के रूप में उपस्थित हो गया। और यहाँ ये मैंने लिखा है कि प्रतीकात्मक विधान आदिम मानस की रचना है, मिथकीय मानस की रचना है। और वैसे ये लोग वार्ता शास्त्री लोग ये कहते हैं कि एवरी मैन इज मिथिक, ऐसा कोई आदमी नहीं जो मिथिक न हो, कहीं ना कहीं वो मिथिक है। वो छिपा करके रखे वो बात दूसरी है, लोग अपने को छिपा करके रखते हैं ना, प्रकट नहीं करते, सभा में कुछ और कहते हैं और अंदर कुछ और कहते हैं,
व्यक्तिगत जीवन में वो कुछ और है, लेकिन अंदर मिथिक जो मिथक है वो बैठा हुआ है। एवरी मैन इज मिथिक, ये कहावत है लोक वार्ता शास्त्रियों की। तो ये जो मांगलिक प्रतीक हैं, और तो और ये जो सपने दिखते हैं ना, सपने दिखते हैं ना, अब ये भी एक आश्चर्य की बात है, सपने दिखना। तो लोक वार्ता में सपनों पर भी पूरा विचार है। और वो जाता है, वो कहता है कि माँ से भी कहता है बच्चा, माँ से भी कह देता है, या पति पत्नी से कहता है, पत्नी पति से कहता है। तो आपस में पहले परिवार से ही शुरू हो जाती है बात कि आज आपने सूरज देखा था, आज हमने चंदा देखा था, आज हमने हाथी देखा था। वो कोई मनोविश्लेषण शास्त्री नहीं है, कोई फ्राइड नहीं बैठा हुआ वो घर में, लेकिन फिर भी जो माता पिता और वो सब है ना, वो उसके शकुन और अपशकुन के आधार पर उस सपने को पढ़ लेते हैं और उसको बताते हैं कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ मंगल होने वाला है, अच्छा है, ये सपना तो अच्छा है ना, उसके मन को भर देते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी प्रतीक है। उसने नदी देखी है, नदी शुभ है या अशुभ है, ऐसा। तो यहाँ मैंने केवल इतना ही आपके लिए, अब देखिए ये जो अभी भाई दूज है ना, अभी बीती है। तो वो बहन आती है, बहन जो है घर पर आती है, तो वो क्या करती है, पिछवाड़े जो है वो कांटे बिछाए, घर के पिछवाड़े, और आंगन में उड़द बिखेरे, और फिर वो गीत गाती है, पिछवाड़े सूर बिखेर बेरियरा सब झुरी मरे। ये जो कांटे हैं ना, ये घर के पिछवाड़े हों, बेरियरा सब झुर मरे, जितने शत्रु हैं वो सब नष्ट हो जाए, इनको पीछे फेंको। और आंगन उड़द बिखेर सिगरी भैया जुर मिले। और आंगन में उड़द चलता है ना, वो उसको थाली में रख दो तो उड़द घूमता है, तो वो चलने लगता है ना। तो आंगन उड़द बिखेर सिगरे भैया जुर मिले, भाई आपस में मिल जाए, इस प्रकार से उड़द मिल रहा है। अब देखो प्रतीक है, उस प्रतीक से उसने घर में उस मंगल की प्रतिष्ठा कर दी, मंगल की, तो उसके मन में लोक मंगल का भाव है, लोक मंगल। और मैंने कई जगह अपनी जो समीक्षाओं की जो लेख वगैरह लिखता हूं, ये बार बार मैंने लिखा है कि संपूर्ण साहित्य की कसौटी लोक मंगल। देखो संघर्ष की बात तुम करते हो हर्षवर्धन, संघर्ष सत्य है, संघर्ष कल भी था, आज भी है, कल भी होगा। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और जोड़ देता हूं कि समायोजन उससे भी बड़ा सत्य है। ऐसा नहीं कि मनुष्य लड़ता ही रहेगा, नहीं, दोनों साथ साथ चलेंगे, संघर्ष भी होगा, समायोजन भी होगा, समाज बनेगा नहीं तो फिर। तो इस प्रकार से ये पान है, ये चूड़ी है, ये बिंदी है, ये महावर है, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये प्रतीक ही तो है ना। अब जिनको धारण करते हैं, अब ये मांग है, ये क्या है, कुछ इसने निबंध थोड़ी लिखा है यहाँ, वो कविता थोड़ी लिखी है, लेकिन वो प्रतीक है। तो प्रतीक उसके साथ चल रहा है, वो लोक का ही प्रतीक है, लोक का ही दिया हुआ है। अब कितनी ही आधुनिकता हो, बिंदी तो लगी हुई है, बिंदी है ना, अब बिंदी है, प्रतीक है। तो इस प्रकार से वो जो बहन आती है ना, वो कटहरी के पत्तों को ले आती है, दरवाजे पर रख करके, फिर मूसल से कूटती है, कहती है धर कूटे बैरियरा भैया के बैरियरा। मैंने जो भैया के बैरी थे उनको मसल दिया, उनको कूट दिया, नष्ट कर दिया। तो प्रतीकों से सारी जो मंगल कामना है, वो सारी चीजें तो हमें अपने उसमें ये भी, अब ये कलश है, अब ये कलश है ना, कलश घड़ा, अब ये घड़ा जो है वो आप आदि से अंत तक देख लीजिएगा, मृत्यु
मृत्यु के साथ भी घड़ा फोड़ा जाता है, घड़ा टांगा भी जाता है, और जब मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह इत्यादि होते हैं, तभी पूर्ण कलश की स्थापना की जाती है। कुआं पूजन में भी होता है। कुआं पूजन वो अरे शुरू से आखिर तक है ये घड़ा, और वो यहाँ तक है, हमने ये कह दिया घट घट बासी, माने इस शरीर को भी घट बना दिया, इस शरीर को हमने घट का प्रतीक बना दिया। तो घट जीवन का प्रतीक है, घट देह का प्रतीक है, घट समग्रता का प्रतीक है, घट मंगल का प्रतीक है। तो यहां मैं केवल यह बताने के लिए प्रतीक की चर्चा की कि लोक वार्ता की चर्चा करूं और प्रतीक को छोड़ दूं, क्योंकि प्रतीक जीवन में समाये हुए हैं। और ऐसा नहीं, ऐसा मत समझिएगा कि केवल जो है वो लोक वार्ता के या गांव के जीवन में समाये हुए, नहीं, सभ्यता के उदात्त स्तर पर भी समाये हुए हैं। राजघाट पर क्यों ज्योति जल रही है 24 घंटे हैं, या दूसरे जो समाधियां हैं वहां वो ज्योति जलती है, वो 24 घंटे जलती है। भाई क्या है, और न जलेगी तो क्या हो जाएगा। अच्छा ये छोड़ो, ये तो हिंदुस्तान है, चलो ये तो लोक वार्ता वाला है। वो जो रूस है ना, रूस में अब की बात का मुझे पता नहीं, सोवियत संघ जिंदा था, सोवियत संघ संगठित था। उस समय जो वहां के यात्री, यहाँ के भारतवर्ष के जो वहां दिखला करके आए, उन्होंने कहा लेनिनग्राद पर लेनिन की समाधि है, और जब कोई विवाह नया होता है तो वो जो पति पत्नी है वो वहां मंगल कामना के लिए जाती है। वहां तो उसका पूरा शरीर छोड़ा है मंगल कामना के लिए। तो ये जो मंगल भाव है ना, ये मंगल भाव मनुष्य का भाव है। अच्छा, अब एक चर्चा मुझे करनी थी लोक और शास्त्र की। यहां मैं एक बात बता दूं आपके लिए, मेरे पास टाइम तो बहुत कम बचा है वैसे, कल हम लोक गाथा बोलेंगे कि लोक और शास्त्र का जो संबंध है वो मेघ और समुद्र जैसा है। ये जो लोक है ये समुद्र है, ये जो लोक है ये समुद्र है, और समुद्र में जैसे सूर्य की किरणों से भाप बनती है और बादल बनता है, बनता कि नहीं बनता? और वो जो बादल बनता है वो पर्वत से टकराता है और बरसता है, और बरसने के बाद फिर नदी के रूप में बहता है और बह करके फिर समुद्र में मिल जाता है। तो लोक और शास्त्र, जिसे हम परिनिष्ठित साहित्य कहें या उच्च साहित्य कहें या कुछ जो मर्जी आप इसको आप कह दें, वो साहित्य या वो शास्त्र या वेद वो निकलेगा समुद्र में से ही, बादल बनेगा, और आखिर में फिर यही आएगा। यही भाषा की गति है। भाषा इसी प्रकार से बनती है, भाषा भी लोक से ही बनती है। जितना जितना आप सोचोगे इसके लिए आपको लोक जीवन दिखाई देगा, क्योंकि सारी चीजों का केंद्र लोक जीवन है। और हम जीवन का अध्ययन करते हैं, प्रत्यक्ष जीवन का अनुभव करोगे, अध्ययन करोगे तो ज्यादा आपके लिए उपलब्धियां होंगी। और केवल किताबों के द्वारा लोक जीवन को जानना चाहोगे तो फिर वो आपको तस्वीरें मिल जाएंगी, नक्शे मिल जाएंगे, हिमालय का फोटो देख लोगे, लेकिन हिमालय की शीतलता तो वहीं जाकर के अनुभव हो सकती है। ठीक है ना? और कुछ आप पूछना चाहें तो आप पूछ लीजिए। कल लोक गाथा बोलेंगे, कुछ लोक गाथा आपके सामने रखें। हाँ हैं? भारतीय लोक वार्ता है तुम मिलेंगे